नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैंसर का इलाज देखिए सस्ता हो गया है, दवाओं पर टैक्स घटा दिया गया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की 3 दवाओं जिसमें ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकन जैसी 3 दवाएं शामिल की गई हैं। इन पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। देखिए चारुल आपको ये खबर भी दिखा रही हैं। बिल्कुल, देखिए कई खबरों ने इसे प्रमुखता से छापा है और दैनिक भास्कर में भी फ्रंट पेज पर इसे जगह दी गई है। सबसे अहम चीज़ है कि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें मौजूद थी। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक हुई है जिसमें तमाम फैसले लिए गए हैं। कैंसर की दवा की बात कर लें तो 12% जीएसटी जो लगता था उसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कई और दवाएं हैं जिन पर ये काम किया गया, यानी जीएसटी जो है वो कम कर दी गई है। इसके साथ साथ केदारनाथ यात्रा अगर आप जाते हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर के जो चार्जेस थे उस पर लगने वाली जीएसटी को भी कम कर दिया गया है। नए बिजली कनेक्शंस अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी लगभग 18% जीएसटी जो है वो कम की गई, यानी लगभग 1000 रुपए सस्ता किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, और खास बात चारुल इस दौरान ये भी रही कि देखिए अभी बीते दिनों जिस तरीके की मेडिकल स्टडीज सामने आई हैं उसमें कैंसर को लेकर के बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि कैंसर के रोग कुछ कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी देखिए मौजूदा समय में जो फेमस एक्ट्रेस हैं हिना खान, वो भी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं लगातार। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया या फिर फेफड़े का कैंसर, इन तीनों तरह के कैंसर में 3 प्रमुख दवाएं हैं जो इस्तेमाल होती हैं। अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कोई करता है अपने जीवन रक्षा के लिए, कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए, तो उनको बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि 12% से जीएसटी को घटा करके 5% जस्ट हाफ से भी कम कर दिया गया है और इससे प्राइस में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए यही हमने बताया कि जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई जगह पर कहा जा सकता है कि टैक्स को घटाया गया। जिस तरह से हमने बताया कि कैंसर की दवा पर जो टैक्स लग रहा था उसे कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात कर ले तो उस पर फिलहाल विचार नहीं किया गया क्योंकि सरकार का ये मानना है कि लगभग 6000 करोड़ का टैक्स यहाँ से आ रहा है, तो इस पर विचार जो है वो बाद में किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बिजली कनेक्शन को लेकर आप बात कर ले या फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ले तो उस पर भी टैक्स जो है उसमें कटौती की गई है। कैंसर की दवाओं का जिक्र कर दिया, नए बिजली कनेक्शंस का जिक्र कर दिया। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की जो बैठक रही है इसमें कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जिन पर चर्चा की गई। बिल्कुल, देखिए आपको चारुल ने भी ये खबर दिखाई थी और मैं एक बार कहूंगी कैमरा पर्सन से कि क्लोज फ्रेम लेकर के आपको ये खबर एक बार फिर से दिखा दें। देखिए सिर्फ यहाँ पर इस खबर को जगह सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने नहीं दी है बल्कि कई अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी कैंसर की दवा को प्रमुखता से इस पे हेडलाइन में लेते हुए फ्रंट पेज पर इसको जगह दे रखी है। जीएसटी 5% हो गया है कैंसर की दवाओं पे, लेकिन एक हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं एक बार आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि कार की सीटें महंगी हो गई हैं। अब आप सोचेंगे कि मैडम आप ये क्या बात कर रही हो, कार की सीटें कैसी महंगी हो गई हैं। तो देखिए अभी जो जीएसटी लगता है चारुल वो 18% लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में और खासकर मोटरसाइकिल और कार की खरीदारी में, लेकिन अब ये 10% इंक्रीज कर दिया गया यानी कि 28% कर दिया गया है। तो एक सेक्टर जहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिला है, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लोग नॉर्मली मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास जिसको अफोर्ड कर सकता है उसमें टैक्सेशन में रिलैक्सेशन के बजाय उसको इजाफा भी किया गया है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी थी और इस समझौते के लिए कांग्रेस पिछले कई दिनों से संभावनाएं तलाश रही थी। तो देखिए इसे भी कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। बिल्कुल, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है, फ्रंट पेज पर इसे छापा गया। दरअसल लंबे वक्त से देखिए कयास लगाए जा रहे थे। देखिए गठबंधन टूटा, आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस 5 से आगे नहीं बढ़ी। तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लंबे वक्त से ये कयास लगभग 1 हफ्ता 10 दिन हो गए थे जब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो जाएगा। शुरुआत में आम आदमी पार्टी की ओर से 20 सीटों की मांग की गई थी, बाद में वो 10 पे आ गई थी, लेकिन कांग्रेस इस चीज पर अडिग थी कि 5
सीटों से ज्यादा नहीं देनी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की अगर हम इस साइड बात कर लें तो वो गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आखिरकार धीरे धीरे खबरें आई जब कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी करना शुरू किया गया तो आम आदमी पार्टी ने भी लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद ये मान लिया गया कि अब ऑफिशियल तौर पर ये गठबंधन जो है वो टूट गया है। बिल्कुल, देखिए चारुल आपको इस खबर को इलैबोरेटेड वे में बता रही थी, तो मैं आपको इस खबर को और दिखा रही हूँ। एनबीटी ने भी इस खबर को स्थान दिया है फर्स्ट पेज पे, और सिर्फ एनबीटी नहीं बल्कि देखिए ये हॉट टॉक है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में मौजूदा समय में जिस दौरान सीएम फेज से मनोहर लाल को हटाया गया, नायब सिंह सैनी को फेस बनाया गया, उसके बाद से लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट देखने को मिल रही थी। और कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, लगभग बराबरी की टक्कर दी थी, उसके बाद माना यह जा रहा था कि कांग्रेस अलायंस के पक्ष में है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती है, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन में और किसी के साथ में अलायंस बनता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन खास बात चारुल इस दौरान ये है कि जिस दौरान हम डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दरवाजे क्लोज नहीं किए। उन्होंने कहा है कि देखिए सियासत में सब कुछ जो है जारी भी रहता है और जायज भी रहता है, तो अगर अलायंस अभी नहीं हो पाया तो सरकार बनाने के लिए हम किंग मेकर की भूमिका में बाद में भी आ सकते हैं, वो डोर हमारे लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि कांग्रेस का ये मानना है कि अगर यहाँ गठबंधन नहीं भी होता है तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस का हरियाणा में अपना एक कैडर है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि देखिए आपने पंजाब में सरकार बना ली है, दिल्ली में पहले से आप सरकार में थे, गुजरात में भी आप सीटें ले आए थे, जिसके बाद आप एक नेशनल पार्टी बन गए थे, तो उनका मानना है कि हरियाणा में भी अपना संगठन जो है वो पहले से है, मजबूत है, तो अगर 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में, तो यहाँ पर कुछ वोट शेयर जो है मिल सकता है, और 90 सीट में से कुछ सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज हैं, पंजाब के बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी पकड़ जो है वो मजबूत है, और इसीलिए पूजा उन्हें ये लगता है कि अगर 90 सीटों पर भी उतरते हैं तो क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। बिल्कुल, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इससे लॉसेस कांग्रेस, अगर इन फ्यूचर वो कांग्रेस के साथ अलायंस भी करना चाहते हैं चारुल, तो मुझे लगता है कि इसके कुछ डिमेरिट्स कांग्रेस के लिए जरूर हैं। कांग्रेस के लिए टेंशन और शिकन बढ़ गई होगी, क्योंकि वोट शेयर जो बीजेपी के साथ वो नहीं शेयर करते, जो बीजेपी से हटता वोट, वो कह सकते हैं कि अब 4 में डिवाइड हो जाएगा। 4 कौन सी पार्टीज हैं, एक बार फिर से मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिना देती हूँ। जेजेपी हो गई, इनेलो हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई। इन 4 में ये जो पूरा का पूरा मामला है ये अब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिरदर्द बहुत भारी है कि किस तरीके से वोटर्स को सेंट्रलाइज कर सके और अपने साथ में कनेक्ट करके रख सकें। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात करी थी, अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मुझे लगता है इस खबर पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि बहुत अहम रहने वाली है। चलिए बिल्कुल खबर पे आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जिक्र एक बार कर लेते हैं। महाराष्ट्र अमित शाह ने महायुति के दलों से मुलाकात की है, कई सीटों पर यह चर्चा हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दिया है। मुंबई से वापस लौटते समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच में मुंबई एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, बात होती है। इससे पहले शाह मुंबई में कई गणेश पंडाल भी पहुंचे थे और दर्शन पूजन भी उन्होंने किए थे। सीएम, डिप्टी सीएम और शाह के बीच में मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाह ने बीजेपी के दोनों सहयोगियों को आश्वस्त किया है कि विधानसभा चुनावों में सीटों का सम्मानजनक बंटवारा होगा। तो देखिए महायुति के दोनों मेन फेसेस हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें अमित शाह, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों से बातचीत भी कर रहे हैं, और इस बीच किस तरीके से गठबंधन को सिंक्रोनाइज किया जाए, बैलेंस किया जाए, ये बहुत बड़ा टास्क अमित शाह के हिस्से में है। देखिए चारुल आपको ये खबर भी दिखा रही हैं, और हम जानते हैं चारुल की महाराष्ट्र में आगामी दिनों में इलेक्शंस भी आने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे बहुत इंपॉर्टेंट गुट हो जाता है, क्योंकि मौजूदा समय में उन्हीं के साथ में सरकार कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये अगर हम कहें तो इस खबर को प्रमुखता से दी गई है। शाह मीट्स महायुति allies to discuss polls. Union Home Minister Amit Shah on Monday held a meeting with Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and one of his deputies, Ajit Pawar, and assured the two leaders of a respectful distribution assembly seats among the partners of the ruling Mahayuti coalition in the state elections later this year. तो देखिए इस साल के अंत में चुनाव होना है
और ऐसे में अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है अपने दोनों सहयोगी जो हैं गठबंधन में कि एक सम्मानजनक बंटवारा जो है वो किया जाएगा। अजित पवार, आपको याद होगा कि शरद पवार को छोड़कर साथ में आए थे और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर साथ में आए थे। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार निशाना साधते रहे और खुद को असली शिवसेना बताते रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे की अगर हम कहें तो अध्यक्षता में, अगर क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं, इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है तो इसमें कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और लोकसभा चुनाव में पूजा, आपको याद होगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बीजेपी का, और इसके बाद एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं निराश नजर आए थे। और उस प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बड़ा रोल समझा जा रहा था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे थे, एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे थे, दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था। और सेंट्रल गवर्नमेंट, या यूं समझिए कि सेंट्रल आला कमान कुछ और अपनी बातों पर लगातार अड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के वो सिंक्रोनाइजेशन, वो बैलेंसिंग इक्वेशन क्रिएट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि शायद अमित शाह बहुत पहले से ही डैमेज कंट्रोल के लिए वहां पर बार बार दौरा भी कर रहे हैं। गणेश उत्सव एक बहुत बेहतरीन मौका है जब कोई शक भी नहीं कर सकता कि भाई देखिए, पूजा के बहाने बहुत सारी चीजों पे बातचीत भी चल रही है, पंडाल में वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और पीछे सियासत की भी बातचीत, वो समीकरण भी वो साध रहे हैं। ये अमित शाह का करिश्मा है, या अमित शाह का पैटर्न है काम करने का। देखिए, और इसीलिए उन्हें चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, कि एक तरफ लाल बाग जाके वो दर्शन करते हैं और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल सी मुलाकात दिखा देते हैं, लेकिन आश्वासन देकर चले जाते हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहते हैं एक सम्मानजनक बंटवारा जो है वो सीटों का किया जाएगा। जिसके बाद देखिए, क्योंकि बीच में हमने अजित पवार को लेकर भी खबरें देखी थी, जिसमें अजित पवार के बारे में कहा जा रहा था कि शायद एक बार फिर से शरद पवार के साथ जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जाते जाते बच चुके थे, लेकिन एक बार पहले जा चुके थे, इसलिए कहीं ना कहीं डर जो है, असमंजस की स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल अब अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सम्मानजनक बंटवारा किया जाएगा सीटों का, ताकि एक बार फिर से सरकार में मजबूती से आ सके। अब देखना होगा कि इस साल के अंत में जब वहां पर चुनाव होंगे तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये तीनों पार्टियां जो एक साथ में है, क्या सत्ता तक पहुंच पाती हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीत पवार लगातार डर बनाए रखते हैं और वो डर मेरे ख्याल से कि ऊंट किस करवट बैठेगा लास्ट तक बना रहता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का हमला देखने को मिला, ये बड़ी अपडेट है। चुनाव के बाद पीएम की भय नीति गायब हो गई है। 56 इंच का सीना अब इतिहास हो गया है, अब देश में नहीं लगता है डर। नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और उनके कई बयान सुर्खियां बन रहे हैं। उन्होंने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 56 इंच का सीना अब इतिहास हो चुका है। मीडिया का दबाव, I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. Yes. डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट, आई सी द प्राइम मिनिस्टर राइट अप फ्रंट, एंड आई कैन टेल यू दैट the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैफे ब्लास्ट की, जिस मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकियों ने पहले बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाने की साजिश की थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है। बेंगलुरु धमाका मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मल्लेश्वरम के बीजेपी कार्यालय पर धमाके की साजिश रची थी। इसका प्रमुख सूत्रधार आईएसआईएस साउथ मॉड्यूल का अल हिंद मॉड्यूल था। तो ये देखिए, ये बड़ा खुलासा एनआईए की चार्जशीट में हुआ है। चार्जशीट जो है एनआईए ने डिस्क्लोज करी है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर का उद्घाटन कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर किया गया था। उसी दौरान बेंगलुरु कैफे मल्लेश्वरम में इस तरीके की घटना को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग होती है और ये सब कुछ किया है साउथ मॉड्यूल, अल हिंद मॉड्यूल का ये पूरा प्लान था। चारुल आपको ये खबर भी दिखा रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है और सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को अपने हिसाब से, कुछ किसी ने कम कॉलम्स में, किसी ने ज़्यादा कॉलम्स में, हाईलाइटेड वे में अलग अलग तरीके से जगह दे रखी है। बिल्कुल, द टू की एक्यूज इन द बेंगलुरु कैफे एक्सप्लोजन attack at the office of Bharatiya Janata Party in the city on January 22, the day on the concentration ceremony at the Ram Temple in Ayodhya. The National Investigation Agency यानी NIA said on Monday as it filed its charge sheet against 4 people in connection with the blast at the Attari. तो देखिए, 4 लोगों पर शक और ऐसे में एनआईए क्योंकि लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। 22 जनवरी जिस दौरान पूरा देश राममय हो चुका था, अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के मौके पर, ऐसे में यहाँ पर जो ब्लास्ट की साजिश रची गई थी उसको लेकर ये बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से किया गया है। बिल्कुल, एनआईए की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद क्यों इस तरह की का खुलासा सामने आ रहा है, लेकिन ये समझिए कि एनआईए हो या फिर और जांच एजेंसीज हो, उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है जांच करना, जांच करने के बाद जो तथ्य हैं वो पटल पर रखना, लेकिन जनता के बीच यानी कि आपके बीच किसी तरह का हैसल क्रिएट ना हो मौजूदा घटना के समय पर। इसलिए ये इस तरह के जो कह सकते हैं कि खुलासे वो बाद में सामने आते हैं। अब एनआईए ने 4 चार्जशीट दाखिल की है जिसमें 22 जनवरी की तारीख का जिक्र किया गया है, लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी कार्यालय का जिक्र हो रहा है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। दिल्ली कार्यालय नहीं बल्कि साउथ के कार्यालय जो कि मल्लेश्वर में स्थित था उसको उड़ाने की, या यूं समझिए कि वहां पर किसी तरीके की अप्रिय घटना घटित करने की साजिश चल रही थी जो कि साउथ मॉड्यूल कंडक्ट कर रहा था। बड़ी अपडेट आपको बता दें, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल चीन के मंत्री वांग यी से कर सकते हैं मुलाकात। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। डोभाल मॉस्को में 10 और 11 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स समिट की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ये बेहद बड़ी अपडेट है। चर्चा है कि इस बैठक का फोकस रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने पर होगा। दोनों देशों के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता कराने की कोशिश की जा सकती है। इसकी मुख्य समिट अक्टूबर में होनी है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच अजीत डोभाल का दौरा चर्चाओं में बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो कि बात करते हैं अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक तौर पर अपने जो पूरे ये समूह देश हैं इन्हें किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसमें कुछ ग्लोबल मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है। अब सबसे अहम चीज़ है कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो रूस जा रहे हैं और इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एट ब्रिक्स समिट इन रशिया डोभाल में मीट चाइनीज मिनिस्टर। इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है जिसका उद्देश्य यह है कि ये बताया जा रहा है, देखिए आपको याद होगा अभी हाल में पूजा किस तरह से जो इटली की प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने जिक्र किया था कि रूस यूक्रेन का हल अगर कोई कर सकता है तो वो भारत है। और इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस भी गए थे
कीव भी गए थे जहां पर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। तो तब से ये लगातार माना जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान कर सकता है तो वो भारत है। और अजीत डोभाल 10 और 11 यानी आज और कल रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ब्रिक्स समिट सम्मेलन जो है इसमें भाग लेंगे। अब सबसे अहम चीज ये हो जाती है कि यहाँ पर ये निगाहें सभी की हैं कि भारत की ओर से अजीत डोभाल जा रहे हैं, जिनकी रणनीति बेहद अहम मानी जाती है। बतौर विदेश मंत्री उनकी नेतृत्व में जिस तरह से सहयोगी जो देश हैं या फिर जो अन्य देश हैं उनसे संबंध हमारे मजबूत हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ऐसे में एस जयशंकर जा रहे हैं रूस, तो वहां पर ये माना जा रहा है कि जो चाइना की विदेश मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाइना और भारत के संबंध में जो खटास है उस पर भी बातचीत की जा सकती है। ऐसे में ब्रिक्स समिट की अगर हम बात कर लें तो यहां पर प्रमुखता से ये मुद्दा माना जा रहा है कि यहां पर बातचीत की जाएगी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे शांत कराया जा सकता है। संघर्ष जो लगातार लगभग 2 साल होने वाले हैं जो चल रहा है उसे कैसे शांत कराया जा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा कूटनीति की बात करता है। बिल्कुल, और कूटनीति का जब जिक्र हो रहा है और अजीत डोभाल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनएसए अजीत डोभाल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, और जब वो पहुंचेंगे ब्रिक्स सम्मेलन में, देखिए ब्रिक्स का अभी चारुल ने जैसा कि आपको बहुत ही इलैबोरेटेड वे में और बहुत ही तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिक्स की एग्जैक्टली उपयोगिता क्या है। आर्थिक दृष्टिकोण पर बात करता है ब्रिक्स, और देखिए युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा क्षति किस बात की होती है? स्टेट के राजस्व की होती है। जब हम स्टेट कह रहे हैं तो ये इंडिया के स्टेट का जिक्र नहीं हो रहा है। अगर फॉरेन में स्टेट की हम बात करते हैं तो वहां पर नेशन की बात होती है, स्टेट वहां पर नेशन को काउंट किया जाता है। इंडिया में स्टेट यानी कि राज्य की हम बात करें, लेकिन जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो स्टेट यानी कि नेशन। जब स्टेट में राजस्व की हानि सबसे ज्यादा युद्ध के दौरान देखने को मिलती है, और रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध 2 साल से ज्यादा के समय से ज्यादा खिंच चुका है, और ऐसे में वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन से कई बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई लोगों ने कटाक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, उन्होंने उनको गले लगाया था तो बहुत कटाक्ष हुए थे, लेकिन जब वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले तो वो समझे कि नहीं, ये ट्रिटी है, और जो भारत है वो हमेशा से ही अहिंसो परमा धर्मा को हमेशा ऊपर रखता है और हम अहिंसा की पुजारी है। शायद यही वजह है चारुल, देखिए कि अभी बीते दिनों ईरान के भी कुछ लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर आए थे, और अब अलग अलग नेशंस भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अगर जहां पर भी युद्ध के रणभूमि तैयार हो गई है, वो चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे। अगर 2 लोगों के बीच में भारत दोस्त है तो लोग चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करें, क्योंकि हम कूटनीति और मध्यस्थ होने में दोनों में सिद्धांत हैं। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए अजीत डोभाल को माना जाता है, और अजीत डोभाल आज और कल रूस के दौरे पर रहेंगे। अब क्योंकि ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम ब्राज़ील की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, और साउथ अमेरिका जो कि इसके हिस्से हैं, साउथ अफ्रीका जो कि इसके पार्ट हैं। ये जो 5 देशों का समूह है ये अर्थव्यवस्था पर भी बात करता है कि कैसे आपके जो सहयोगी देश हैं यानी इस पूरे समिट में, तो इन्हें किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ पहले 5 देश क्योंकि आज है, पहले ये 4 देश ही हुआ करते थे, बाद में ये BRICS बना था। लेकिन इस लिहाज से अगर हम देखें तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें इस मुद्दे पर बातचीत की जानी है। बिल्कुल, कई चीज़ों पर बातचीत की जानी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, और यूएई के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। यूएई और भारत के बीच में नए समझौतों पर मुहर लगी है। हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को फ्रंट पेज से लेकर के अलग अलग पेजेस पे सुविधा के अनुसार जगह दी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग तरीके और पैटर्न से जगह दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में एनबीटी न्यूज़पेपर है, और एनबीटी ने इसको भले ही सिंगल कॉलम में जगह दी हो, लेकिन अंदर जाकर के ये खबर बहुत ही इलैबोरेटेड वे में जो है पब्लिश की गई है। द्विपक्षीय वार्ता अधिकारियों के बीच में हुई है, और ख़ास करके अबू धाबी और सऊदी में जिस तरीके से चर्चाओं का दौर चल रहा है, अधिकारियों की मीटिंग्स चल रही हैं, उसको लेकर के भी क्राउन प्रिंस ने बहुत ज़्यादा खुशी जताई है। और इंडिया में जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर चीज़ें कल्टिवेट हो रही हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। और ऐसे में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पहुँचे, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं
इसके अलावा देखिए फ्रंट पेज पे तो भले ही छोटा सा कॉलम दिया गया, लेकिन पेज नंबर 12 पे इसको बहुत ही इलैबोरेटेड वे में जगह दी गई है। चारुल भी आपको ये खबर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दरअसल यहाँ पर सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने मुलाकात की है और वो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उन्हें और बढ़ावा देने के लिए देखिए लगातार इस तरह के दौरे होते हैं और ऐसे में यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भारत आए हैं। द्विपक्षीय कई सारे ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जिन पर दोनों के बीच चर्चा की जानी है। तो देखिए भारत और यूएई के रिश्तों में नई एनर्जी, इस बात का जिक्र यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने किया है। चारुल भी आपको बहुत ही तरीके से इसको इलैबोरेट कर रही थी, बता रही थी कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सऊदी अरब से हमारे रिलेशंस हो जाते हैं। हालांकि देखिए जब हम गल्फ़ कंट्रीज़ का जिक्र करते हैं तो सऊदी अरेबिया ने हमेशा ही भारत का सपोर्ट किया है, साथ दिया है। और अगर हम सनातन की भी बात कर लें चारुल, तो सनातन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सऊदी अरब के अंदर दी जाती है। हिंदू मंदिर जो बना था वो भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल माना जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि भारत आए हैं तो भारत और यूएई के बीच कई समझौते पर यहाँ पर मोहर लगी है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन कल ही पहुंचे थे। कल दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आपसे साझा की गई थी। ये 2 दिवसीय यात्रा है और पहली भारत यात्रा पर वो दिल्ली आए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का। देखिए चारुल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको और तमाम दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि किन किन पर्टिकुलर पक्षों की तरफ क्राउन प्रिंस का जो है एजेंडा सेट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस सप्लाई समेत 5 ऐसे समझौते हैं जो कि गुजरात में फूड पार्क को लेकर के भी समझौता होने वाला है। और साथ में आज बिजनेस फोरम में भी क्राउन प्रिंस हिस्सा लेने वाले हैं। बिजनेस फोरम में गाजा की स्थिति शामिल की गई है। मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी और इस बीच राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर भी क्राउन प्रिंस जाने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हैं चारुल, तो वर्ल्ड वाइड वो अहिंसा के ब्रांड एम्बेसडर है और भारत इनडायरेक्टली अहिंसा का ब्रांड एम्बेसडर महात्मा गांधी के थ्रू हो जाता है। और ऐसे में कोई भी वर्ल्ड वाइड लीडर जब इंडिया के अंदर आता है वो राजघाट ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जब वो राजघाट पहुंचता है और वहां पर अपना सर झुकाता है तो समझ में आता है कि इंडिया का कद एग्जैक्टली क्या है। अहिंसा परमो धर्म, यही हमारी कूटनीति भी रही और इसीलिए जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी माना गया कि भारत से बात की जानी चाहिए, भारत मध्यस्थता करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चीन की तारीफ करने पर घिर गए हैं नेता विपक्ष। तो अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कल गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि वो चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते या कोई बयान नहीं दे सकते। भाजपा के पलटवार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय ऐसे मुद्दे उठाती है। तो देखिए अमेरिका में चीन की तारीफ करते हुए घिर गए हैं राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी के बहुत सारे बाइट सामने आई हैं और बहुत सारी स्पीचेस के चंक्स सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी कंपैरिजन सीधे तौर पर इंडिया और चाइना का एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया अभी बहुत पीछे है। ये कंपैरिजन था उनका और साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का भी जिक्र किया है और कहा है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में चाइना इंडिया से बहुत आगे चल रहा है और अगर हमें उनसे कम्पीट करना है तो इस सेक्टर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए चाइना की तारीफ पर गिरिराज सिंह भी भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करी थी। टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ में जब वो चर्चा कर रहे थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उस दौरान उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया था। देवी देवताओं और सनातन धर्म का भी उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देवता अपने आप को क्रश कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, भस्म कर लेते हैं।
इस पर भी हालांकि उनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। यहाँ पर कई मुद्दों पर उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उन पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो चीन की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि रोजगार के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। अब यहाँ पर गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि चीन के ही पैसे पर पलते हैं क्या राहुल गांधी, और ऐसे में राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। ये मांग गिरिराज सिंह की ओर से की जाती है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी भारत की राजनीति को लेकर भी बात करते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि आखिर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर भारत का अपमान क्यों करते हैं। चाहे अगर हम भारत और चीन की बात कर लें तो जो वो कंपैरिजन करते हैं और बोलते हैं कि चीन में रोजगार की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं, तो चीन की तारीफ क्यों। इसी के साथ साथ लेकिन पूजा यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जब वो चीन की तारीफ करते हैं तो यहाँ पर एक मुद्दा बन जाता है। ऐसे में ही अभी अगर हम देखें तो हमने खबरें भी पढ़ी कि अजीत डोभाल किस तरह से चाइना के मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है। लेकिन फिर विपक्ष यही कहता है कि यदि आप अगर चाइना से बात करते हैं, संबंध रखते हैं, तो वो जायज होता है। अगर हम बात करते हैं या जिक्र करते हैं या कंपेयर भी कर देते हैं तो वो चीज बीजेपी को गवारा नहीं होती है। तब संगीन आरोप भी लग जाते हैं, देशद्रोह की बात करने लगते हैं। ये तक कहते हैं कि चीन के पैसे पर पल रहे हैं राहुल गांधी, शायद इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने अलग अलग चंक्स पढ़े होंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक बार न्यूज़पेपर जो आपके हाथ में हो उसको हाथ में उठाइए और एक बार इस खबर को पूरा पढ़िए। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी ने जो किया है, जो बोला है, माफ कीजिएगा, उसको कांग्रेस नेता जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं या यूं समझिए कि उनके प्रतिनिधित्व उनका कर रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है। और यहाँ पर जब वो पश्चिमी देशों का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने अमेरिका को भी इंक्लूड किया है और भी तमाम देशों को इंक्लूड किया है कि एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे लगातार सारे देश जूझ रहे हैं और चाइना में ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें इस सेक्टर में काम करना होगा, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा, तभी हम चाइना से compete कर सकते हैं, चाइना को बीट कर सकते हैं। इस बात का जिक्र किया। हालांकि इस बात पर बीजेपी बौखला गई है। गिरिराज सिंह जो कि सनातन के बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता और ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने पलटवार भी किया है। सियासत है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन इस बीच जो एग्जैक्ट बयान था वो आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर वापस आने की अपील की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। 22 अगस्त को कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई है। देखिए सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर्स ने नहीं बल्कि लगभग सभी न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को बहुत तरीके से फटकार लगाई है और अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आपको अब काम पर वापस लौटना ही होगा। इस तरीके से आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपके अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आप जिस तरीके के प्रोफेशन में हैं, पब्लिक के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व हैं जो आपको निभाने चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अल्टीमेटम हड़ताली डॉक्टरों को जरूर दिया, लेकिन इस बीच राज्य सरकार से निवेदन भी किया है कि आप इन हड़ताली यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई अमल में ना लाएं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार कह चुका है और एक बार फिर से उन्होंने बहुत ही अल्टीमेटम या यूं समझिए कि चेतावनी के वे में कहा है। चारुल भी आपको ये खबर दिखा रही है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स काम पर लौटें वरना कार्रवाई होगी। लंबा वक्त हो चुका है और ऐसे में डॉक्टर्स अभी तक हड़ताल पर हैं। लेकिन देखिए आईएमए का भी तक क्लियर स्टैंड है कि ये हड़ताल जो है वो इसी तरह से चलने वाली है। लेकिन ये देखिए कि पूजा यहाँ पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी मांगे रख सकते हैं, जो भी मुद्दे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि डॉक्टर्स जिन्हें धरती पर भगवान कहा जाता है वो हड़ताल पर है। इस बीच 23 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
सुप्रीम कोर्ट में कल जिस दौरान सुनवाई हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि डॉक्टर्स काम पर लौटे वरना कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया और कहा कि तत्काल प्रभाव से जो मृतका है उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटा लीजिए। ये चीजें कल हमने देखी थी कपिल सिब्बल की ओर से जब यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट शेयर की गई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में हर कोई अब राजनीति की ओर बढ़ गया है, जिस मामले में अब फिर सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। हालांकि सीबीआई की ओर से जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें पुलिस की लापरवाही जो है वो साफ इशारा करती नजर आ रही थी। बिल्कुल, और सीबीआई ने ये भी कहा था चारुल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने हेल्प नहीं करी है जांच में, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करते हुए ये कहना पड़ा कि मौजूदा समय में हॉस्पिटल के कोर बिल्डिंग के अंदर जो सीआईएसएफ की टीम मौजूद है आप उसको सुविधा मुहैया कराइए। हालांकि बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि जो उन्होंने मांगा था हमने दे दिया, सीआईएसएफ कह रही है कि भाई हमने जो मांगा हमको दिया नहीं गया। अब देखिए पूरे मामले में जैसा कि चारुल ने आपको पहले बताया कि सियासत एंटर कर गई है, और जहां पर सियासत एंटर कर जाती है वहां पर क्या खड़ा हो जाता है, ईगो खड़ा हो जाता है कि कोई भावना नहीं समझना चाहता, भावना बहुत पीछे चली जाती है और समझ में आता है कि ईगो सबसे बड़ा है। अगर हम झुक गए सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे तो हमारी किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि हम टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ अगर गलतियां हमारी हैं, अगर हम झुक गए तो फिर अरे बीजेपी जो कि ऑपोजिशन में है उसकी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, जैसे कि महिलाओं की प्रतिष्ठा की हम बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, या फिर डॉक्टरों के लिए सुविधा की बात कीजिए। क्योंकि मेडिकल एसोसिएशन लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से भी अलग अलग राज्यों के अंदर, यहाँ पर मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं करूंगी बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई बार अपनी मांगे दोहरा चुका है कि जो डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, 36 आवर्स अपनी सेवा देते हैं, उनके लिए कम से कम एक रेस्ट रूम होना चाहिए, सुरक्षित जगह होनी चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें कम से कम अगर वो 36 घंटे सेवा दे रहे हैं उसके बाद वो अपनी कमर तो एटलीस्ट सीधी कर सकें। बिल्कुल, देखिए कई सारे मुद्दे रहे और कल जिस तरह से पूरी सुनवाई रही है उसमें सीजीआई जो है वो भी देखिए हमेशा हमें जो उम्मीद होती है वो कोर्ट से होती है। तो उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि सबसे पहले तो आप जो पीड़िता है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाइए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी मांगा है कि क्या स्टेटस रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें क्या एक एक चीज पर ध्यान दिया गया है, कितने बजे आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई थी, कितने घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने में लगे थे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये पूछा कि डेड बॉडी का हैंडओवर भी बिल्कुल एक एक सवाल जो है ये कल सीजीआई की ओर से पूछे गए थे, जिसमें कपिल सिब्बल की ओर से बताया गया कि हर चीज जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी। हालांकि सीबीआई का अपना वक्तव्य है कि देखिए इतने बजे हमें बॉडी सौंपी गई थी, 8 बजे से लेकर 10:45 तक पोस्टमार्टम जो है वो किया गया था। ये तमाम चीजें एक एक बारीकी से, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है उसे सिर्फ कोर्ट से उम्मीदें हैं और इसीलिए सीजीआई ने लगातार सुनवाई जिस दौरान की है तो सख्त लहजा अपनाया है। बिल्कुल, और इस बीच देखिए चारुल ने आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करी है, उसको मैं थोड़ा सा अपील के साथ में वापस से दोहराना चाहूंगी कि न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि अपने भाव में इतना मत बह जाइए कि महिला की प्रतिष्ठा गौड़ हो जाए। भाव में आप हैं, ठीक है, आप महिला प्रतिष्ठा के लिए खड़ा होना चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, एक महिला जो उस दरिंदगी से जूझी है, उसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जो है पूरी तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। सोचिए उसका परिवार है, उसका भी एक पर्टिकुलर सर्कल है, वो महिला भले ही अब नहीं रही लेकिन उसके साथ न्याय की कहानी जुड़ी हुई है। आप इस तरीके से किसी की तस्वीर वायरल नहीं कर सकते हैं, कोई वीडियो आप वायरल नहीं कर सकते हैं। न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल हरकत कीजिए। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन समाज के प्रति आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उसे पहचानिए प्लीज। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा। बिल्कुल, देखिए कोलकाता कांड में मृतकों के परिवार वालों ने पुलिस पर पैसे ऑफर करने के आरोप लगा दिए। सीएम ममता ने सबूत दिखाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल की घटना के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पीड़िता के माता पिता ने कहा जिस दिन उनकी बेटी की मृत्यु हुई उस दिन कोलकाता पुलिस डीसी नॉर्थ ने उन्हें उनके आवास पर पैसे ऑफर किए थे। पीड़िता के माता पिता ने ये नहीं बताया कि पुलिस की तरफ से उन्हें इन पैसों की पेशकश क्यों की गई थी। हालांकि ये बहुत बड़ा चार्ज है आरजीकर केस में
ममता डिनाइड और कवर अप का जिक्र भी यहाँ पर आ रहा है कि वो पूरे मामले में कवर अप कर रही हैं। पर अब देखिए इस पूरे मामले में सियासत का जिक्र तो हमने आपसे पहले ही कर दिया कि लेकिन सियासत यहाँ पर देखिए एक चीज जो है वो पूजा पिछले कुछ सिनेरियो को अगर हम देखें तो लगातार देखने को मिली, चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो उसमें भी ममता बनर्जी सबूत मांगती हैं। यानी महिलाएं जो उन्हें ममता दीदी कहती हैं उन पर भरोसा नहीं है, भरोसा है अपने टीएमसी के नेताओं पर। और इसी उन्होंने लगातार कहा कि टीएमसी के नेता को फंसाया जा रहा है, यानी शाहजहां शेख। अब अगर हम इस मुद्दे की बात कर लें, आरजी कर अस्पताल की बात कर लें, तो यहाँ पर भी शुरुआत में वो लगातार इस मामले में डिफेंड करती रही, पुलिस का डिफेंड करती रही। पुलिस ने किस तरह से कार्य किया आपको याद होगा कि किस तरह से तुरंत ही वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय सीजीआई जो है वो ये कहते हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैसे कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप वापस उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, एक महिला के साथ रेप होता है तो वहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ मामलों में नेताओं की संवेदनहीनता भी जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर एक परिवार जिस पर आप ये समझ सकते हैं कि दबाव जाहिर सी तौर पर बनाया गया होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की भूमिका तो कोर्ट में भी सवालों के घेरे में रही है। वहां पर अब ममता बनर्जी कह रही है कि आखिर कैसे पैसे की पेशकश की गई थी, आप उसका सबूत दीजिए। बिल्कुल। देखिए इस बीच खबरों के सफर में आगे बढ़ते, मणिपुर में छात्रों ने राजभवन पर पथराव किया है, पुलिस ने पलटवार किया, 20 लोग घायल हो गए। हालांकि ये पथराव और ये जो पूरा प्रदर्शन था रबड़ बुलेट के जरिए छात्रों पर प्रहार किया गया था। देखिए अमर उजाला ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है, छात्रों पर रबड़ बुलेट दागी गई है। ड्रोन के जरिए छात्रों के ऊपर हमला किया जा रहा था और इस हमले के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया, पथराव तक कर दिया राजभवन में। आपको पिछले दिनों याद होगा कि सचिवालय में भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों की तरफ से बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। इम्फाल में ये घटना हुई है, इम्फाल में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। और देखिए चारुल भी आपको ये खबर दिखा रही हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। और साथ में हम पीछे आपको ये विजुअल भी दिखा रहे हैं, विजुअल में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इम्फाल के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को कवर अप करने के लिए रबड़ बुलेट दागनी पड़ी है, जिसमें 20 स्टूडेंट घायल हो गए। बिल्कुल, मणिपुर में अराजकता हुई है, सीआरपीएफ पर हमला किया गया, राजभवन पर पत्थर भी फेंके गए थे। ये खबर क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मेन अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो अटैक किया गया था वो मैतई बाहुल्य इलाके हैं। और मैतई और कुकी समुदाय में पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से आपस में प्रदर्शन रहा था और आपस में मनमुटाव की खबरें भी आई थी, जिसके बाद मणिपुर में एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला था, न जाने कितने लोगों की मौत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा को घेरा, कहा अपराध और जाति की राजनीति में दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस एनकाउंटर को लेकर माहौल गर्मा गया है। सुल्तानपुर में डकैती कांड के मुख्य आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने जाति देखकर मंगेश यादव को मारने का आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो भी इस विवाद में कूद गई है। उन्होंने बीजेपी और सपा को चोर चोर मौसेरे भाई करार दिया। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती बसपा सरकार में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ, जाति और धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए मायावती लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने जाति के नाम पर राजनीति का भी जिक्र किया है। देखिए इस खबर को यहाँ पर जगह दी गई है, कॉलम है, अपराध जाति के नाम पर राजनीति में सपा भाजपा चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हेडिंग बहुत इजीली आपको दिख पाएगी, लेकिन अंदर की खबर आप नहीं पढ़ समझ पाएंगे। वो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि क्या यहाँ पर मायावती ने बोला है। मायावती ने एक्स पर ये पोस्ट किया है, और मायावती जब एक्स पर पोस्ट करती हैं तो सिर्फ सिंगल पोस्ट नहीं होता है उनके, बल्कि वो 3 तरह के पोस्ट करती हैं। और इसी पोस्ट पे उन्होंने जिक्र किया है और चोर चोर मौसेरे भाई बीजेपी और कांग्रेस को बोला है, सपा को बोला, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, चलिए सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।